2026 तक यूक्रेन युद्ध, पुतिन का कब्जा 25%। एक 1075 दिन से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन जंग को सिर्फ 24 घंटे में रुकवा देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस यूक्रेन जंग ना तो साल 2025 में रुकेगी और ना ही साल 2026 में। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी कि ISW ने ऐसा दावा किया है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि पुतिन का नया वॉर प्लान कितना खतरनाक और बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने बेहद गुप्त तरीके से अपने कमांडरों को यूक्रेन के नए लड़ाकों पर कब्जा करने के लिए अब हरी झंडी दे दी है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन अमेरिका और नेटो से लंबी जंग क्यों करना चाहते हैं। क्या लंबी जंग से रूस को जबरदस्त फायदा होने वाला है? ISW का बड़ा दावा, 2026 तक चलेगा यूक्रेन युद्ध। पुतिन की रूस सेना यूक्रेन के कुछ इलाकों में जबरदस्त हमले कर रही है, जबकि कुछ इलाकों में रूसी सेना ने अचानक हमले की तीव्रता बेहद कम कर दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के जापोरेजिया, ओडेसा, सुमी, खार्किव, खमेलनित्स्की और कीव के इलाके भी रूसी सेना के भीषण हमलों की चपेट में आ चुके हैं। जबकि जेलेंस्की अपने कोर कमांडरों के साथ वॉर रूम में ये अनुमान लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि तूफानी रफ्तार से बढ़ती रूसी सेना को कैसे रोका जाए। जरा आप यूक्रेन के शहरों से आई इन तस्वीरों को देखिए। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के खार्किव में ऐसा भीषण हमला किया है कि चारों तरफ कोहराम मच गया है। आग में धधकती खार्किव की इमारतें साफ दिखा रही हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन के इलाकों पर कामयाबी से हमले करता जा रहा है। इसके अलावा रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मध्य शहर पोल्टावा में भी भीषण तबाही मचाई है। रूस के हमले के बाद रात भर राहत और बचाव में यूक्रेन के कर्मचारी जुटे रहे। रूस के हमले में खार्किव पूरी तरह से खाक हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 100 इमारतें एक ही झटके में तबाह हो चुकी हैं। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने भी माना है कि रूस के हमले बेहद तेज और घातक हुए हैं। चौबीस फरवरी 2022 को जब राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, तो उस वक्त दावा किया जा रहा था कि ये जंग 30 से 50 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन की तरफ से नेटो के 32 देश और यूरोप और पश्चिमी देशों के 50 देशों को मिलाकर कुल 82 देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट युद्ध में कूद पड़े, जिसकी वजह से ऐसी जंग शुरू हो गई जो आज तक चल रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये जंग कब रुकेगी? इस सवाल का जवाब अभी के हालातों के हिसाब से तो ये है कि जंग रुकेगी नहीं, बल्कि बहुत तेज और विनाशक होने जा रही है। जरा देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी कि ISW पुतिन के वॉर ऐलान पर क्या धमाकेदार दावा कर रहा है। ISW के मुताबिक सैन्य कमांडर ऐसे यूक्रेन जंग का वॉर प्लान बना रहे हैं जो कम से कम 9 महीने तक चलेगा। ISW के दावों के मुताबिक रूसी कमांडरों की सैन्य तैनाती, हथियारों का उत्पादन, यूक्रेन में बढ़ते हमलों की संख्या से ये बिल्कुल साफ है कि पुतिन ने जो यूक्रेन जंग शुरू की है वो जल्द रुकने वाली नहीं है। वॉशिंगटन DC थिंक टैंक के आंकलन के मुताबिक कुपियांस्क के खार्किव शहर को घेरने की रूसी योजना लंबे समय तक बनाई जा चुकी है। इसका मतलब साफ है कि रूसी कमांडर लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी में जुटे हैं। इसके अलावा मॉस्को में पुतिन धीमी रफ्तार से युद्ध की लंबी योजना बना रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पुतिन को अंदाजा हो चुका है कि ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी पुतिन युद्ध को समाप्त करने की जल्दी में बिल्कुल नहीं है। ISW का दावा है कि फरवरी 2024 में डोनेट्स्क शहर अवदीवका पर कब्जा रूस के लंबे युद्ध से जुड़ा है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी कि 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाकों में 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। और ऐसा दावा ISW की तरफ से किया जा रहा है। Путін може зробити так, що він буде змушувати весь світ відчувати, що вони програли. І це буде реальністю. Тому що можна не перемогти Україну, не перемогти.
यूक्रेन जंग दो देशों की जंग नहीं रह गई, ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि शायद वो लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप का साफ कहना है कि मुझे लग रहा था कि मैं जंग को 2025 में आसानी से रुकवा दूंगा, लेकिन अब जंग रोकना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले की अनुमति दी और इस बात ने पुतिन को पूरी तरह से भड़का दिया है। पुतिन के रूस ने अब तक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर कब्जा कर लिया है। जरा देखिए रूस यूक्रेन जंग में कौन क्या बाजी मार रहा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक है, विस्फोटक हो चुकी है। जरा 35 महीने से चल रही जंग के ये आंकड़े देखिए। 30 सितंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरेजिया और खेरसॉन प्रांतों पर कब्जा करने की घोषणा की और उसके बाद से नवंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के डेटा के मुताबिक रूस ने 2024 में बीते साल 2023 की तुलना में 6 गुना ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूसी बढ़त खास तौर से यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण के बाद से बढ़ी है। ISW की रिपोर्ट कहती है कि पुतिन का रूस अब तक जेलेंस्की के यूक्रेन में कुल मिलाकर 1,10,649 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। लगभग यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस का अब कब्जा हो चुका है। ISW के आंकड़ों से ये पता चलता है कि पुतिन की सेना ने 2024 में यूक्रेन के लगभग 2,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं 2023 में पूरे साल में रूस ने यूक्रेन के 465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही कब्जा किया था। किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा शोधकर्ता डॉक्टर मरीना मेरॉन का कहना है कि रूस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा ढह सकता है। रूस ने 1 सितंबर 2024 से 3 नवंबर 2024 के बीच 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। ये दिखाता है कि हाल के महीनों में हमले तेज हुए हैं। अगले 24 घंटे के अंदर इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध फिर से शुरू होने के आसार बन रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दक्षिण लेबनान में जाकर हिजबुल्लाह को ललकारा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने अपने लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद एक बहुत बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। क्या बेरूत फिर फटने वाला है? क्या हिजबुल्लाह पर फिर गिरेंगे बंकर बस्टर? लेबनान पर इजराइल के फरवरी वाले कहर का बड़ा सिग्नल मिलने लगा है और अब शामत आने वाली है हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम की, जिसको खत्म करने की गारंटी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दे दी है। ये खबर पूरी दुनिया में छप रही है कि अब हिजबुल्लाह बचेगा या फिर उसके ड्रोन। ये वार्निंग देने वाले इजराइल काट्ज ने कसम खाई है। इजराइल काट्ज की इस कसम की चर्चा इजराइल से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है। इन रिपोर्ट्स में इजराइल काट्ज ने साफ कर दिया कि इजराइल ने जैसा हश्र हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीद्दीन का किया, वही हाल अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का किया जाएगा। काट्ज इसकी 100% गारंटी दे रहे हैं। אני מציע לממשיך של הממשיך של נסראללה לא לטעות בנחישות של ישראל כפי שעשו קודמיו. פן ישלם מחיר כבד מאוד. लेकिन इससे भी बड़ी खबर हसन नसरल्लाह को लेकर है, जो बड़े युद्ध की डेट फाइनल भी कर सकती है। 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह को दोबारा दफनाया जाएगा। इसके लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई है। हसन नसरल्लाह को बेरूत के पास दफनाया जाएगा, यानी नसरल्लाह की मौत हुई 27 सितंबर को और वो 5 महीने बाद 23 फरवरी को कब्र में जाएगा। अभी तक नसरल्लाह को अस्थायी तौर पर दफनाया गया था, यानी उसकी पक्की कब्र नहीं बनाई गई। 3 दशकों तक हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले हसन नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए भी बड़ा झटका थी। जाहिर है कि अब उसके अंतिम संस्कार पर हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करना चाहता है। इससे पहले युद्ध के दौरान इजरायली हमलों ने हिजबुल्लाह को परेशान किया हुआ था। यही वजह रही कि हसन नसरल्लाह का पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब मौत के 149 दिनों बाद 23 फरवरी को नसरल्लाह को पक्की कब्र में उतारा जाएगा, यानी अस्थायी कब्र से निकालकर नसरल्लाह को मिलेगी परमानेंट कब्र। यानी हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह का मकबरा बनाना चाहता है, जिससे हिजबुल्लाह के नए लड़ाकों के लिए एक मिसाल भी कायम रहेगी। हिजबुल्लाह का प्लान बहुत बड़ा है। वो 23 फरवरी को बड़ा जुलूस निकालकर
हसन नसरल्ला और उसके बाद मिलिशिया के प्रमुख बने हाशिम सफीद्दीन को सुपुर्द खाक करना चाहता है। हाशिम सफीद्दीन को भी इजराइल ने एक हफ्ते बाद हवाई हमले में मार डाला था, लेकिन हिजबुल्ला और इजराइल के बीच मौजूदा चिंगारी की वजह ज्यादा खतरनाक है। नए युद्ध की चिंगारी क्यों भड़की है, इसकी बड़ी वजह समझ लीजिए। क्योंकि जनवरी के आखिरी दिनों में लेबनान और इजराइल के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो फिर से उस आग को भड़का सकता है, जो गाजा से लेकर बेरूत और ईरान से लेकर यमन को भी जला सकती है। इजराइल और हिजबुल्ला के बीच 27 नवंबर को 60 दिन का युद्ध विराम हुआ था। ये सीज फायर डील 26 जनवरी को पूरी हुई, लेकिन दोनों तरफ से दावा किया गया है कि दुश्मन ने डील के मुताबिक काम नहीं किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने दक्षिण लेबनान से अपनी फौज नहीं हटाई, वहीं इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अब भी दक्षिण लेबनान में है और लेबनान की सेना ने इसे पूरी तरह अपने कब्जे में नहीं लिया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने वार्निंग के तौर पर 26 जनवरी को उसकी तरफ ड्रोन से हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया और अब दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने अचानक दौरा किया और लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह को ललकारा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि या तो अब हिजबुल्लाह के ड्रोन नहीं बचेंगे या फिर हिजबुल्लाह नहीं बचेगा। इजराइल काट्स की वार्निंग साफ है, ना ही अब हिजबुल्लाह बचेगा, ना ही उसके हथियार। काट्स कहना चाहते हैं कि इजराइल दोनों को जड़ों से काट डालेगा। בימים האחרונים ראינו ניסיונות לשגר כטב"מים לעבר מדינת ישראל. אני רוצה לשלוח מכאן מסר ברור לחיזבאללה ולממשלת לבנון. ישראל לא תשלים עם שיגור כטב"מים מלבנון. לא נאפשר לחזור למציאות של 7 באוקטובר. נסכל איומים ונגיב במלוא העוצמה. או שלא יהיו כטב"מים או שלא יהיה חיזבאללה. इजराइल काट्स की तरह नईम कासिम के तेवर भी बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 26 जनवरी को जब सीज फायर खत्म होने की तारीख गुजरी तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को ड्रोन अटैक वाली वार्निंग दी। ड्रोन अटैक के अगले दिन ही नईम कासिम ने अपने बंकर में वीडियो कैमरा मंगवाया और इजराइल को लाइव टेलीकास्ट करके धमकी दे डाली। क्योंकि लेबनान को अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि इजराइल की सेना 28 फरवरी तक उसकी जमीन पर बनी रहेगी। इसके मायने हैं कि इजराइल 60 दिन वाला सीज फायर अब 90 दिनों तक लागू करना चाहता है, जिसके लिए हिजबुल्लाह बिल्कुल राजी नहीं है। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी लागू कर दी है। नईम कासिम ने वीडियो मैसेज भेजकर साफ कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इजराइल उसकी जमीन से नहीं हटा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة ويوم واحد. لا نقبل بتمديد المهلة. وردتنا معلومات بأن الأمريكيين يتصلون بالمسؤولين اللبنانيين، طرحوا عليهم أنه يتمدد الاتفاق إلى 28 إشباط، يعني لا تنسحب إسرائيل إلى 28 إشباط. أجاب المسؤولون اللبنانيون بالرفض. नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कह दिया है हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम डील तोड़ दी जाएगी। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान से अब तक पूरी तरह नहीं हटा है, यानी युद्ध को लेकर माहौल गर्म है और अगली बार कोई हमला हुआ तो नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट बड़ा फैसला ले सकता है। देखा जाए तो गाजा से पहले लेबनान में सीज फायर हुआ, लेकिन इस युद्ध विराम में सीज फायर से ज्यादा डबल फायर हुआ है। लेबनान की तरफ से दावा किया गया कि इस दौरान इजराइल ने 380 बार युद्ध विराम वाली डील का उल्लंघन किया और उसकी बमबारी में 32 लोगों की मौत हुई, जबकि 39 लोग घायल हुए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने तक युद्ध चला है और इस युद्ध में इजराइल ने हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। ये बात नईम कासिम को भी अच्छी तरह मालूम है कि अगर सीज फायर पूरी तरह टूट गया तो इजराइल के अगले टारगेट पर अब उसका नंबर होगा। लेबनान की राजधानी बेरूत की बमबारी पूरी दुनिया को याद है। जिस तरह गाजा पर बम गिराए गए, उसी तरह दक्षिण बेरूत को इजराइल ने बमों से पाट दिया। इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता था, लेकिन आखिर में दोनों पक्षों के बीच में सीज फायर हुआ। हालांकि इस 14 महीने के युद्ध में लेबनान में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 17000 लोग घायल हुए। अब एक बार फिर युद्ध के शोले भड़कने लगे हैं। गाजा में सीज फायर करने वाले इजराइल ने साफ कर दिया है कि ना हमास के हाथ में बंदूक रहेगी, ना ही हिजबुल्लाह को हथियार उठाने दिया जाएगा। ये दो बड़े नेता नेतन्याहू और ट्रंप, इनकी मुलाकात का सबसे ज्यादा खौफ ईरान में फैला हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकते हैं और फैसला बताता है कि आगे क्या होगा, कि इजराइल के मिशन ईरान में किस किस टारगेट पर फोकस किया जाएगा।
जब बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग करने की तैयारी की, ठीक उसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी तेहरान में एक अड्डे पर जाकर देखी वो मिसाइल जिसके टारगेट पर है इजराइल। ईरान में उन हथियारों का प्रदर्शन हुआ जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के लिए ईरान बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ट्रंप के सामने चक्रव्यूह बड़ा है। ट्रंप के जहन में इस वक्त घरेलू मोर्चे के साथ साथ दो बड़े फ्रंट पर घमासान चल रहा है। पहला है यूक्रेन, जिसे पुतिन के गुस्से से बचाना जरूरी है, और दूसरा है इजराइल, जहां सीज फायर के बाद नेतन्याहू डबल मुश्किल में पड़ चुके हैं। इसीलिए बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इमरजेंसी मीटिंग फाइनल हुई है। Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday, February 4th, for a working meeting and visit with the president. And I'm sure you will all be here, very excited to cover that visit. वॉशिंगटन डीसी में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होगी? कौन कौन से दुश्मनों को एक साथ निपटाने की कसम खाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू? क्योंकि गाजा से जो वीडियो हमास ने भेजे हैं, उनसे नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट बहुत ज्यादा बेचैन है। सीज फायर के बाद हमास इजरायली बंधकों को रिहा तो कर रहा है, लेकिन इन वीडियो में देखकर ये भी साबित होता है कि हमास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और मजबूती के साथ वो इजराइल को चैलेंज कर रहा है। अब ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर नेतन्याहू का जोश इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि नेतन्याहू पहले किसी देश के नेता हैं जिनसे ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद मुलाकात कर रहे हैं। This would be President Trump's first meeting with a foreign leader since his inauguration is telling. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा फ्रंट पर बातचीत होगी क्योंकि हमास की नई लीडरशिप पर इजराइल की टेंशन बढ़ चुकी है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दोनों के सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर बात होगी क्योंकि खामनेई ने अपने कमांडरों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यमन के हूथी पर भी बात होगी क्योंकि इजराइल इस दुश्मन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीरिया के जुलानी पर भी बात होगी क्योंकि जुलानी चाहता है कि इजराइल सीरिया से बोरिया बिस्तर बांध ले। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर भी बात होगी क्योंकि तुर्की से ऑटोमन साम्राज्य वाला सिग्नल मिलने लगा है। इन सभी के बीच नेतन्याहू सीज फायर वाली डील को लेकर अब ट्रंप को थैंक यू कहना चाहते हैं। I also do have news on the hostage front, which I'm very surprised nobody asked about this because it is big news story. And the White House applauds the release of 8 additional hostages from Hamas captivity, thanks to the ceasefire deal secured by President Trump. 3 Israeli and 5 Thai nationals are being reunited with their families and their loved ones after being held in unspeakable conditions for over 15 months. गाजा में सीज फायर के बावजूद युद्ध वाला माहौल ठंडा नहीं हुआ है। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच नया युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके परमाणु अड्डों पर हमला हुआ तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जनवरी में ही ईरान ने 4 युद्धाभ्यास कर लिए हैं। युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3 और युद्धाभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा है, अंगारे ऐसे जो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई वॉर जोन बना करके बहुत से देशों को जला सकते हैं। जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके ईरान क्या दिखाना चाहता है? जनवरी में ही इतनी फायर पावर तो फरवरी में क्या होगा? क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग को लेकर ईरान अलर्ट है और उसने इस वीडियो के जरिए बताया कि इजराइल हो या फिर अमेरिका, पश्चिम एशिया में किसी का अड्डा उसकी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। راهی که داریم میریم رو باید ادامه بدیم. ما هنوز تا اون قله‌هایی که باید بریم باز راه داریم. در مسیر این راه نباید خسته بشیم. ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा रखा है। ऐसी ही ड्रोन फोर्स के वीडियो देखकर नेतन्याहू और ट्रंप परेशान हैं। अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि ईरान को अब नहीं रोका तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान होगा।